अक्सर लोग सोचते हैं कि चुनाव दिल्ली की बड़ी बड़ी लड़ाइयों में जीते जाते हैं, लेकिन सच तो ये है, असली जंग वो हजारों छोटी छोटी सीटों पर होती है, गली मोहल्लों में। आज हम ऐसी ही एक बहुत ही दिलचस्प चुनावी लड़ाई की केस स्टडी को समझने जा रहे हैं, तो चलिए गहराई में उतरते हैं। एक नंबर है 7610। बस इतना। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। 2022 की बिलारी विधानसभा चुनाव में ये जीत और हार के बीच का फासला था, सिर्फ इतने से वोट। सोचिए, एक ऐसी टक्कर जहां हर एक वोट की कीमत थी। तो ये कहानी हमें ले चलती है उत्तर प्रदेश के बिलारी विधानसभा क्षेत्र में। और देखिए, जब बात यूपी की राजनीति की हो तो ये समझना जरूरी है कि हर सीट की अपनी एक अलग मिट्टी होती है, अपना एक अलग मिजाज और अपने अलग समीकरण होते हैं। तो पहला हिस्सा है बिलारी की ये कांटे की टक्कर। जैसा हमने अभी देखा, जीत का अंतर बहुत ही मामूली था, और यही बात अब समझिए इस पूरे मुकाबले को इतना दिलचस्प और इतना हाई स्टेक्स बना देती है। तो मैदान में आमने सामने कौन थे? एक तरफ थी समाजवादी पार्टी, जो अपनी सीट बचाने के जद्दोजहद में थी, मतलब इनकम्बेंट थी। और दूसरी तरफ थी भारतीय जनता पार्टी, जो इस सीट को उनसे छीनने के लिए एक चैलेंजर की तरह पूरी ताकत लगा रही थी। चलिए अब कहानी के उस हिस्से पर आते हैं जहां सच छुपा होता है, यानी आंकड़ों पर। क्योंकि राजनीति में असली कहानी अक्सर ये नंबर ही बताते हैं, और बिल्लारी के नंबर वो एक बहुत साफ और मजबूत ट्रेंड की तरफ इशारा कर रहे थे। अगर हम 2017 के नतीजों पर एक नजर डालें तो तस्वीर काफी साफ थी। समाजवादी पार्टी लगभग 38% वोट शेयर के साथ आराम से आगे चल रही थी, और बीजेपी वो थी करीब 32% पर। मतलब सपा के पास लगभग 6% का एक कंफर्टेबल लीड था। लेकिन अब जरा 2022 की तस्वीर देखिए। यहाँ खेल बदल गया। सपा का वोट शेयर तो थोड़ा सा ही बढ़ा, पर बीजेपी ने एक जबरदस्त छलांग लगाई। नतीजा, उन्होंने उस 6% के फासले को इतना कम कर दिया कि समाजवादी पार्टी का जो जीत का मार्जिन था वो 2017 के मुकाबले लगभग आधा रह गया। तो सवाल उठता है कि ये मुकाबला इतना करीबी हुआ कैसे? इसका जवाब काफी हद तक बिलारी की सामाजिक बनावट यानी डेमोग्राफिक्स में छिपा है। देखिए, यहाँ लगभग 30% मुस्लिम वोटर हैं, जो कि पारंपरिक तौर पर समाजवादी पार्टी का एक बहुत मजबूत वोट बेस माने जाते हैं। और उनके साथ ही यादव और जाटव समुदाय, ये भी हार जीत तय करने में एक बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं। लेकिन देखिए, चुनाव सिर्फ जातिगत समीकरणों का ही खेल नहीं होता। आंकड़े हमें बताते हैं क्या हुआ। अब हमें समझना है कि क्यों हुआ। आखिर वो कौन से जमीनी मुद्दे थे जो वोटरों के दिलो दिमाग पर असर डाल रहे थे। यहीं पर हमें ये याद रखना जरूरी है कि एक जागरूक नागरिक के तौर पर अपनी बात रखना और जानकारी के आधार पर फैसले लेना, ये हमारे लोकतंत्र की गरिमा को बनाए रखता है। तो सवाल फिर वही है, इन नंबरों के पीछे की असली कहानी क्या है? जब एक आम इंसान वोट डालने जा रहा था तो उसके दिमाग में क्या चल रहा था? ये सिर्फ चुनावी गणित नहीं था, ये लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी, उनकी परेशानियों से जुड़े असली मुद्दे थे। बिलारी के लोगों के लिए असल मुद्दे क्या थे? सोचिए, घंटों तक बिजली का न होना, पीने के पानी की किल्लत, पढ़े लिखे नौजवानों के लिए बेरोजगारी का आलम, स्वास्थ्य सुविधाओं की भारी कमी और राशन का ठीक से न मिल पाना। ये वो परेशानियां थीं जिनसे लोग हर रोज हर दिन जूझ रहे थे। और ये बात इस एक लाइन में एकदम साफ हो जाती है कि ये चुनाव पहचान की राजनीति पर नहीं, बल्कि विकास की ठोस मुद्दों पर लड़ा जा रहा था। बिजली, पानी, नौकरियां, इससे साफ पता चलता है कि लोगों की प्राथमिकताएं क्या थीं और वो अपनी चुनी हुई सरकार से क्या उम्मीद कर रहे थे। तो जब मुद्दे इतने साफ हों और मुकाबला इतना कड़ा हो, तब सवाल उठता है कि एक चुनावी अभियान को डिजाइन कैसे किया जाता है। चलिए एक आधुनिक पॉलिटिकल कैंपेन की बनावट, उसकी एनाटॉमी को समझते हैं। यहाँ पर एक बहुत ही दिलचस्प स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क सामने आता है, चतुर्मुख सिद्धांत। अगर इसे आसान भाषा में समझें तो ये जीत के लिए एक 4 तरफा प्लान था। एक पूरा ब्लूप्रिंट जिसमें वोटरों को जोड़ने, संगठन को मजबूत करने, अपनी बात यानी नैरेटिव को लोगों तक पहुंचाने और जरूरी संसाधनों को जुटाने का पूरा खाका तैयार किया गया था। तो इस रणनीति के 4 स्तंभ क्या थे? पहला, चुनावी, मतलब जो कोर एंटी बीजेपी वोटिंग ब्लॉक्स हैं उन्हें एकजुट करना। दूसरा, संगठन, यानी जमीन पर हर एक बूथ लेवल पर अपनी मशीनरी को मजबूत करना। तीसरा, नैरेटिव, विकास,
सद्भाव और अपनी विरासत का एक मजबूत संदेश तैयार करना। और चौथा, जाहिर है, संसाधन, फंडिंग, वॉलंटियर्स और डिजिटल टूल्स को सही तरीके से मोबिलाइज करना। अब इस स्वॉट एनालिसिस को देखिए। ये उस समय की मौजूदा पार्टी की स्थिति को बिल्कुल साफ कर देता है। उनकी ताकत, इनकम्बेंसी यानी सत्ता में होना, और एक मजबूत मुस्लिम वोट बेस। कमजोरी क्या थी? बीजेपी की बढ़ती हुई अपील और संसाधनों का अंतर। मौका क्या था? बीजेपी विरोधी वोटों को एकजुट करने का और नाराज वोटरों को अपनी तरफ लाने का। और खतरा? राज्य सरकार का प्रभाव और वोटों का ध्रुवीकरण। ऐसी रणनीतियों में लोगों की निजी जानकारी का सम्मान और उनकी सहमति का ध्यान रखना भी बेहद जरूरी है, जैसा कि भारत का डीपीटीपी फ्रेमवर्क हमें बताता है। चलिए अब अपने आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। सवाल ये है कि बिल्लारी की एक लड़ाई हमें आज की भारतीय राजनीति की बड़ी तस्वीर के बारे में क्या सिखाती है? इसका सबक क्या है? आज के चुनाव का जो प्लेबुक है वो एक हाइब्रिड मॉडल बन चुका है। मतलब इसमें दोनों चीजें हैं। एक तरफ पारंपरिक तरीके हैं, घर घर जाकर प्रचार करना, जनसभाएं करना, रैलियां और रोड शो। और दूसरी तरफ है नए जमाने के डिजिटल हथियार, व्हाट्सएप के जरिए अपनी बात पहुंचाना, सोशल मीडिया पर फैक्ट चेकिंग करना और वोटरों की माइक्रो टारगेटिंग करना। तो बिल्लारी की इस पूरी कहानी से सबसे बड़ा सबक क्या मिलता है? सबक ये है कि जीत आखिर में उसी की होती है जो अपने बड़े राष्ट्रीय विजन को आम आदमी की सबसे स्थानीय, सबसे जमीनी जरूरतों से जोड़ पाता है। यही कनेक्शन, बड़े विजन और जमीनी हकीकत का यही मेल आज की राजनीति में जीत की कुंजी है। और अंत में मैं आपके सामने एक बड़ा सवाल छोड़ना चाहता हूं। आने वाले वक्त में चुनाव कैसे जीते जाएंगे? क्या वो बड़े बड़े राष्ट्रीय नारों के दम पर जीते जाएंगे, या फिर स्थानीय समस्याओं के ठोस और जमीनी समाधान देने के दम पर? इस पर सोचना आज हम सब के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपनी निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। पर्पस बियॉन्ड पॉलिटिक्स।